मैटर। एक मिनट, होल्ड ऑन। चैप्टर नंबर है आपका 11। चैप्टर नंबर 11 निकालेंगे सर। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पेज नंबर है आपका 11। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, गौर फरमाइएगा। निकाल लिए। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है? पहले तो मैटर और सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है सर? गौर फरमाइएगा। चैप्टर नंबर 11 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। द्रव्य और पदार्थ। एक होता है द्रव्य, एक होता है पदार्थ। गौर फरमाइएगा। द्रव और द्रव्य में डिफरेंस है मेरे दोस्त। द्रव और द्रव्य में डिफरेंस है। द्रव का मतलब होता है लिक्विड, और द्रव्य का मतलब होता है मैटर, सब्सटेंस। ठीक है। अब दोनों अलग अलग बातें हैं, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। द्रव्य जो है वो पदार्थ है। पदार्थ वो है जो स्थान छेदता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, जिसे हम टचमी कर सके, वो पदार्थ है। कहते हैं वह वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान होता हो एवं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, पदार्थ है। लोहा, लकड़ी, हवा, दूध, पानी। अब पदार्थ की जो अवस्था होती है वो मेनली सर 3 होती है। वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्था है, लेकिन पदार्थ की जो मेन अवस्था है वो 3 है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। अगर हम ठोस की बात करें तो इसके कण मेरे दोस्त बहुत सटे सटे होते हैं, और अगर हम द्रव की बात करें तो इसके कण थोड़े से हटे हटे होते हैं, और अगर हम गैस की बात करें तो इसके कण बहुत ज्यादा हटे हटे। ठोस, द्रव, गैस। ठोस के कण एकदम सटे सटे, द्रव के कण एकदम हटे हटे, गैस के कण बहुत ज्यादा हटे हटे। केमिस्ट्री में भी हम आपको ये पढ़ाए थे, ठोस, द्रव और गैस। तो सर इसके अलावे वहां भी हम बताए थे कि 2 और अवस्थाएं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। गौर फरमाइएगा। पदार्थ की अवस्था एक है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, देखो इसके कण सटे सटे हैं, द्रव अवस्था में थोड़े से हटे हटे, और गैस अवस्था में बहुत ज्यादा हटे हटे है। ठोस, द्रव और गैस के सामान्य गुण है। ये वहां भी था, वहीं से कॉपी पेस्ट करके हम यहां लाए हैं। याद करो भैया, जब हम थोड़ा बताए थे पदार्थ की अवस्था, वहां पर यह लाइन होगा, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम ठोस में। घनत्व की अगर बात करोगे सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम द्रव में, उससे कम द्रव में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम किस में? गैस में। अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस, उससे कम द्रव, उससे कम गैस। अंतर आणविक स्थान सबसे ज्यादा गैस में होगा, दूरी, उससे कम द्रव, उससे कम ठोस। प्रत्यास्थता सबसे अधिक ठोस, उससे कम द्रव, उससे कम गैस। स्वसंजक बल हम सर अलग से अभी पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है। विसरण हम आपको पढ़ा चुके हैं, सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। सर देखिए यहां पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बदलता, ये मामला गड़बड़ है। इसका 2 क्वेश्चन आता है।
इवन आपके सेट में है, यहां आप झोल खा जाइए। हम लोग कहते हैं अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बदलता, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा जहां अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या बदलता है, वहां आंसर तापमान है। ठीक है, अब वहां मामला क्या है, वहां सेटर का दिमाग कंफ्यूज है या वो पागल है, उसको सिचुएशन नहीं पता है, वो बहुत ज्यादा जानकार नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन दे दिया है। आप कहिएगा सर कैसे, तो क्वेश्चन ये है कि अवस्था परिवर्तन के दौरान नहीं बदलता। अवस्था परिवर्तन के दौरान नहीं बदलता, तब अगर ऑप्शन आपका दे ऊष्मा, ताप, आयतन, नॉन ऑफ दीज, यह आंसर ताप हो जाएगा। आइए को देता है अवस्था परिवर्तित होता। ये क्वेश्चन दोनों बड़ा झोल वाला है। पहला ऊष्मा के कारण, ऊष्मा ऑप्शन में नहीं है वो, द्रव्यमान के कारण, दूसरा ताप के कारण, तीसरा आयतन के कारण, चौथा नॉन ऑफ दीज। यह आंसर होगा ताप के कारण। ये दोनों क्वेश्चन आप एक साथ नोट कर लीजिए सर, मामला न तो गड़बड़ है इसका। अभी तो आपको एक क्वेश्चन की अहमियत नहीं पता चल रही होगी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सर इसी एक क्वेश्चन की अहमियत पता चलेगी। जल्दी से इसको लिख जाइए। आके कमेंट्स ठीक कीजिए। आइए यहाँ जो कमेंट्स आता है बताइए। इस सर रियल में क्वेश्चन ऊपरे वाला सही है, नीचे वाला तो गलत है। चूंकि सेटर का नॉलेज लेवल कम है, इसलिए वो मामला गड़बड़ा दिया है। ये कंप्लीट गलत है, ये सही नहीं है। लेकिन आपके यहां सर जो क्वेश्चन है, वैसे ऑप्शन के हिसाब से अगर कहोगे तो बी नंबर ही मारना पड़ेगा, तो सर कोई उपाय नहीं है। इसलिए कि कहता है यहां लॉजिक ही देता है, कोई भी चीज गर्म करेंगे तब ना अवस्था परिवर्तन होगा। बर्फ है तब पानी बनेगा, पानी है तब बर्फ बनेगा। हो गया। अब देखिए सर, हम कहते हैं अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या नियत रहता है, ये खूब पूछता है, हाईलाइट जरूर कीजिएगा। अब देखिए, ठोस, द्रव और गैस के अलावा दो और अवस्थाएं हैं। कौन कौन? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यही ना। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। सूर्य और तारों की ऊष्मा इसी अवस्था के कारण होती है। इस अवस्था का तापमान 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहते हैं यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। यह जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था का तापमान 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और प्लाज्मा अवस्था एक आयनित अवस्था है, इसको हाईलाइट करना। आयनित अवस्था चूंकि हाई टेम्परेचर के कारण यह आयनीकृत हो जाता है। प्लाज्मा प्राय विसर्जन नलिका, नाभिकीय रिएक्टर इत्यादि में पाए जाते हैं। मतलब जहां भी हाई टेम्परेचर की बात होगी वहां प्लाज्मा पाया जाएगा। इन्हें पूछता है, लेकिन ये खूब पूछता है, तुमको पीछे भी हाईलाइट करवाए हैं।
सूर्य और तारों की ऊष्मा की चमक किस अवस्था के कारण? अब प्लाज्मा अवस्था विद्युत का क्या होगा? सुचालक, क्योंकि आयन होता है और आयन जहां भी होगा सर वो सुचालक होगा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर पड़ा। 1920 में सर इसकी खोज हुई थी, और लेकिन बाद में सर जब इसको नोबेल देने की बात आई तो सर नोबेल जो है कर्नल विमेन कैट्रेले को नोबेल पुरस्कार दिया गया इस अवस्था के कारण। सत्येंद्रनाथ बोस को नोबेल नहीं मिला था। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है बाद में, चूंकि इसी के आधार पर आइंस्टाइन ने पांचवी अवस्था का खोज किया था, चूंकि पहली बार 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस ने बोस पार्टिकल या बोस अवस्था के बारे में बताया था, लेकिन बाद में आइंस्टाइन ने इसी के आधार पर इसका विश्लेषण किया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं उखड़ा। लेकिन बाद में जब कॉर्नेल विमेन और कैट्रेले इन्होंने जब इस पर काम किया तो इसके लिए इनको क्या दिया गया? नोबेल। तो कहेगा बताओ इसकी खोज किसने की? तो कहेंगे बोस साहब ने, सत्येंद्रनाथ बोस ने। कितने ईस्वी में? 1920 में। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था, 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस ने पांचवी अवस्था की गणना की। इसके आधार पर आइंस्टीन ने पदार्थ की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की। इस अवस्था से प्राप्त करने के लिए कॉर्नेल विमेन कैट्रेले को क्या दिया गया? नोबेल। अब यहां से आते हैं सर पदार्थ के सामान्य गुण। यहां से मेनली मामला है। ये तो पदार्थ की 5 अवस्था ही सब जानता है, चला ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा 2 और अवस्थाएं हैं, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा अवस्था का तापमान सबसे अधिक होता है 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है ना। अब आते हैं चला दाब पर। हम लोग अभी तक क्या जानते थे दाब के बारे में? हम लोग दाब के बारे में जानते थे कि भैया बल बटा क्षेत्रफल, जानते हैं ना। हम लोग दाब का डिफिनेशन जानते हैं, चला बल बटा क्षेत्रफल। अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे थे, लेकिन अब मामला थोड़ा सा संगीन है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है केवल ठोस के लिए। द्रव और गैस का जो दाब होता है, इन नए तरीके से आप पढ़िए इसको, इसलिए सर की मामला यहां गंभीर है। ठोस का दाब होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ये तो पढ़े होंगे सर। लेकिन द्रव और गैस का जो दाब होता है वो होता है P इज इक्वल टू रो जी एच। द्रव और गैस का जो दाब होता है P बराबर रो जी एच होता है। रो क्या है सर? घनत्व है। जी तो जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण। एच क्या है? हाइट नहीं है सर, हाइट गहराई है। एच जो है वो गहराई है। देखिए सर, अगर ठोस वस्तु पर दाब लगे तो हम कहेंगे कि यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है। लेकिन द्रव और गैस पर लगे तो देखिए क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। लड़का को जैसे कहे कि बताओ किसी द्रव के सतह पर दाब लग रहा है, उसके क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए तो दाब क्या होगा? लड़का कहता क्षेत्रफल बढ़ गया, दाब घट गया है, क्योंकि तो एक ही चीज जानता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। लेकिन नहीं, हम सर अपने किताब में इसको 2 भाग में बांट दिए हैं। 2 भाग में दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल अलग कर दिए हैं ठोस के लिए, और द्रव और गैस के लिए रो जी एच अलग कर दिए, ताकि बच्चा ये समझे कि जब द्रव और गैस की बात हो तो वहां वो बच्चा कहे कि P बराबर रो जी एच होता है, यानी घनत्व पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर और गहराई पर, बाद बाकी किसी पर निर्भर नहीं करता है द्रव और गैस का दाब। क्लियर? अब देखिए सर, आपको कह देगा कि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल घटा देंगे। जैसे मान लीजिए इसी में क्वेश्चन अल बल पूछता है, कहेगा बताइए एक व्यक्ति है जो दोनों पैर पर खड़ा है, एक व्यक्ति है जो एक पैर पर खड़ा है, एक व्यक्ति है जो पैर की उंगलियों पर खड़ा है। अब बताओ कि किसमें दाब अधिक लगेगा? तो सबसे कम क्षेत्रफल होगा उंगली पर खड़ा होगा, दाब ज्यादा हो जाएगा। इसी में आपको देगा बताओ सुई की नोक है और नाखून है, दोनों से अगर नाखून से बैलून को दबाते हैं, सुई की नोक से दबाते हैं, तो किसमें दाब ज्यादा लगेगा? हम कहेंगे सुई की नोक का क्षेत्रफल कम होता है, उसका दाब ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपको कह दे कि बताओ गहराई बढ़ेगा तो दाब का मान बढ़ जाएगा। अगर आपको कह दे कि घनत्व है
जैसे ना आप सर कीचड़ में चले जाइए, कीचड़ का घनत्व तो ज्यादा होता है, नॉर्मल पानी का घनत्व तो कम होता है। कीचड़ में आप ज्यादा दबा हुआ प्रतीत कीजिएगा, कीचड़ में सर आप ज्यादा दबा हुआ महसूस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसके पानी का घनत्व तो ज्यादा है। जितना ज्यादा आप गहराई में जाइएगा उतना दबा हुआ महसूस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा। आपको कह देगा एक व्यक्ति 50 मीटर नीचे है पानी में, एक व्यक्ति 100 मीटर नीचे, एक व्यक्ति 300 मीटर नीचे है। अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में दाब का मान क्या होगा? जो सबसे नीचे होगा सबसे ज्यादा, जो उससे ऊपर है, क्योंकि जो सबसे ऊपर होगा अगर गहराई सबसे कम है, गहराई सबसे कम तो दाब सबसे कम। मेरे दोस्त ई बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, ई घटेगा तो ई घटेगा, ई जीरो तो ई जीरो। सही कि गलत? यानी हम लोगों ने ये सीखा कि दाब दो प्रकार के हो गए, एक ठोस का दाब, एक द्रव और गैस का दाब। सही है? कहते दाब प्रेशर, यदि किसी सतह के स्रोत पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा हो तो कहा जाता है कि सतह पर क्या लग रहा है? दाब। जैसे हम किसी को ऐसे, ये सतह है, इस पर ऐसे बल लगाएंगे तो क्या कहेंगे? दाब लग रहा है। बोलो ना। पृष्ठ या सतह पर लगने वाले दाब या उस सतह पर आरोपित बल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो बल और क्षेत्रफल का अनुपात हुआ कि नहीं हुआ? अनुपात के बराबर होता है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? हम तो बोलवे किए थे तुमको, याद करो भैया कि दाब बराबर बल बटा, हम बोले थे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो प्रति एकांक समय में चली गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। प्रति एकांक समय में चली गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। तो दाब बराबर होता है चला बल बटा क्षेत्रफल, लेकिन ठोस के लिए कि द्रव के लिए कि गैस के लिए? बल बटा क्षेत्रफल। ऐ मेरे दोस्त, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। क्लियर? एकांक समय में चली गई दूरी को, तो वैसे ही चोचले हैं कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। लेकिन अब मामला क्या है सर, इसका अगर हमको यूनिट कहेगा निकालने, तो दाब बराबर हम जानते हैं बल बटा क्षेत्रफल, बल का हो जाएगा न्यूटन बटा क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे दोस्त न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन की जगह हम दे सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू पर मीटर स्क्वायर। देखिए न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप पर मीटर स्क्वायर को पर मीटर स्क्वायर। अब यहां से अगर हम निकालते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा? केजी मीटर पावर 1 मीटर पावर -2 मीटर पावर -1 सेकंड पावर -2 होगा। इसकी बीमा कितनी हो जाएगी? m l -1 t -2। ठीक है, m l -1 t। दाब एक अदिश राशि है। दाब की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। अगर बल सदिश, बल में दिशा होता है लेकिन दाब में कोई दिशा नहीं होता, इसलिए कहते हैं यह अदिश राशि है। कौन राशि है? कहते हैं पृष्ठ या सतह पर लगने वाला दाब उस सतह पर आरोपित बल या पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। अतः एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? दाब। प्रणोद क्या है? इसी को प्रणोद को ही दाब कहते हैं। कहता है प्रति इकाई क्षेत्रफल का दाब कहलाता है क्या? प्रणोद। एक के बात है, दाब कहे या प्रणोद कहे एक के बात है। दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ के क्षेत्रफल। बोलो न रे। इसी लंबवत बल को हम उत्क्षेप भी कहते हैं, कहीं कहीं बिगाड़ के दे दिया। बल को ही क्या कहते हैं? उत्क्षेप। आगे हम आपको पढ़ाएंगे बॉयनेंसी में उत्क्षेप एक प्रकार का बल है। अब बटा हो गया क्षेत्रफल। अब हमको ये बताइए कि ये क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो दाब का मान क्या होगा? घटेगा। देखो क्षेत्रफल बढ़ेगा दाब घटेगा। आज क्षेत्रफल अगर बल अगर बढ़ेगा
बल अगर बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा। अच्छा, तो बल बढ़ेगा दाब घटेगा, सही है ना? लेकिन किसके लिए? ठोस के लिए। किसके लिए? ठोस के लिए। दाब का SI मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर या क्या? पास्कल। दाब की बीमा बार या मिली बार। ऋतु विज्ञान में वायुमंडल के दाब को प्रायः नापा जाता है किसमें? बार या मिली बार। ये कुछ खास नहीं है, लेकिन एक बार बराबर कितना? एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल। 1 मिली बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल। दाब एक, हाईलाइट करो, दाब एक अदिश राशि। यहां पर तुमको 2 क्वेश्चन पूछेगा। ये तो पता है मेरे दोस्त, ऊपर से नीचे जाते हो तो दाब क्या होता है? बढ़ता है। नीचे से ऊपर जाओगे दाब घटता है। ठीक हुआ? जब नीचे से ऊपर हम लोग जाते हैं मेरे दोस्त तो दाब घटता है। हमको ही बताओ, एरोप्लेन में कभी आप अगर चढ़े होंगे, हमको लगता है नहीं है चढ़े होंगे, कितने लोग चढ़ पाए हैं? अरे बाप रे, कोई बात नहीं, चढ़ेंगे हम लोग। बस वही बात है कि सर डेडिकेशन होना चाहिए तगड़ा। वो डेडिकेशन है साइकिल वाला तो मामला गड़बड़ हो जाए। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। मान लो यहां अगर जाते हैं तो यहां पर वायुमंडलीय दाब 10 है तो अंदर का दाब 10 होगा, और 10 पर ही हमारा बॉडी स्टेबल होता है। जब आप ऊपर जाते हो सर तो दाब घट जाता है, ये हो जाता है 8, और ये तो 10 से रखना होगा। नहीं रखिएगा सर तो मान लीजिए यहाँ 10 पर हमारा बॉडी जो है 10-10 कर रहा है, और ऊपर जाइएगा आप इसको 8 कर दीजिएगा, तो 8 कर दीजिएगा तो बॉडी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में खाली खूने निकलेगा, दोसर कुछ नहीं। तो सर इसीलिए कहा जाता है कि वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब होता है एरोप्लेन के अंदर कि कम होता है, क्योंकि यहां तो 10-10 में मेंटेन रहता है, और जब ये ऊपर जाता है तो यहां 10 मेंटेन ही रखना पड़ेगा अगर आदमी को जिंदा रखना है। अब बाहर का दाब 8 हो जाता है, तो इसका मतलब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है अंदर का। एक और क्वेश्चन आता है तुम्हारा साबुन के बुलबुले वाला। ये सब क्वेश्चन जब आता है तो लोग कहता है नेक्स्ट, लेकिन तुम ध्यान से देख लो, कभी साबुन के बुलबुले को हाथ से फोड़े हो अगर होंगे आप तो इसे दबाते होंगे, दबाते हैं। तो सर जब इसको हमको फोड़ना होगा, इसका मतलब ऐसे दबाना होगा, इसका मतलब वायुमंडलीय दाब जो है वो अधिक करना होगा। ये वायुमंडल में जो दाब इस पर लग रहा है ये अधिक होगा, तब ना इसे दबाएंगे तो फूट जाएगा। यानी ये जो प्रेशर हम लगा रहे हैं ये अधिक होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ये प्रेशर जो है ये वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडल ना लगा रहा है, वायुमंडलीय दाब है। वायुमंडलीय दाब अधिक होना चाहिए। वायुमंडलीय दाब क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। इसका मतलब, और इसके अंदर का दाब क्या होना चाहिए? बुलबुले के अंदर का दाब सही कि गलत? बुलबुले के अंदर का दाब होना चाहिए कम। सर इसके अंदर का दाब कम होगा और इसके इधर से लगने वाला दाब अधिक होगा तो बुलबुला फूट जाएगा। ये कंडीशन है जब बुलबुला फूटेगा। आई कब फूटेगा? नहीं, जब ये वाला कम होगा। इसको जब हम दबाते हैं तो फूट न जाता है रे, जब ऐसे दबाते हैं तो फूट जाता है। ये दाब ज्यादा होगा तब ना फोड़ देगा। ये फूट जाएगा कि रहेगा? ये फूट जाएगा। वायुमंडलीय दाब अधिक है, अंदर का दाब कम है। लेकिन अगर उल्टा हो तब, इधर का दाब कम हो तब फूटेगा, ऊपर वाला का उल्टा होगा तो नहीं फूटेगा। ऊपर वाला का उल्टा होगा। लिखा हुआ नहीं है, जल्दी से लिख लो। यानी फूटने के केस में वायुमंडलीय दाब अधिक की कम? बोलो न रे। और नहीं फूटने के केस में वायुमंडलीय दाब कम। जल्दी लिखो तो।
मेरा हैंडराइटिंग कितना गंदा होता है, बुझाता है। कुछ कुछ लोगों का हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होता है, ये भैंस का तो और खराब। बैरोमीटर, हाँ, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापते हैं। हाँ, हो गया। वो अलग मैटर है, हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर बैलून ऊपर जाता है तो फट जाता है, जब वो अंदर से दाब ज्यादा लगाता है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो जाता है तो फट जाता है, वो अलग केस है, ये अलग केस है। हो गया कि हो गया भाई। इसको उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की दाब की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि बाहर दाब कम हो जाता है, वहां अंदर का दाब हम लोग उतने रखते हैं जितना नीचे था, तो कम होगा कि ज्यादा? ऊपर में वायुयान के अंदर का दाब ज्यादा ना होगा रे, क्योंकि बाहर वाला कम होता है। तुम सीधा तो ना बाहर में जाके कम ना हो जाता है, तो अंदर वाला ज्यादा रहेगा तब ना नीचे वाला से मेंटेन रहेगा, ना तो कम ज्यादा ज्यादा कम हो जाता है। 95 मार के आओगे, मामला गंभीर तरीके से फंसेगा। अब द्रव का दाब है, चलो क्या दाब है? तो द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है क्या? रो जी एच कहता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। चूंकि द्रव के अणु सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते हैं, अतः किसी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान रूप से लगता। ये नॉर्मल बातें हैं, इसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सर आप गौर से देखिए, यहां पर जो जो नीचे जाएंगे गहराई बढ़ेगा कि घटेगा? जो जो नीचे जाएंगे गहराई बढ़ेगा, गहराई बढ़ेगा, गहराई बढ़ेगा, गहराई बढ़ेगा, तो दाब भी बढ़ेगा। इसलिए नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर। बोलो ना, तो बांध में नीचे हाई प्रेशर होता है कि लो प्रेशर? इसलिए देखो बांध को नीचे मोटा बनाया जाता है, ऊपर में बांध पतला होता है, जो जो नीचे जाएगा बांध मोटा बनाया। ठीक है, ये लो प्रेशर है, क्योंकि हाइट यहां कम है तो दाब कम होगा। जो जो हाइट बढ़ाएंगे दाब बढ़ते जाएगा, और दाब बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? तो आपको कहेगा बांध को नीचे मोटा बनाया जाता है, हम कहेंगे क्योंकि नीचे दाब अधिक होता है। सही है, क्योंकि नीचे जाने पर गहराई अधिक होती है। नीचे जाने पर मेरे दोस्त गहराई अधिक होती है। क्लियर? आँखों में तेरी अजब सी मेरा। द्रवों का दाब फॉर्मूला देखो, इसमें कभी कभी क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को भी हम लोग ऐड कर देते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के दाब की गणना अगर करनी है तो दाब बराबर रो जी एच प्लस वायुमंडलीय दाब। क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तो कंसीडर करना है, नहीं दिया रहे तो कंसीडर नहीं करना। कहता है एच क्या है? द्रव के सतह से उस बिंदु की गहराई। रो और रो या डी कुछ भी लिखता है, डी फोर डेंसिटी होता है, यह द्रव का घनत्व है, और जी गुरुत्वीय क्या है? त्वरण। अतः स्पष्ट है कि द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, सतह से गहराई पर निर्भर करता है, तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। परंतु द्रव का दाब बर्तन जिसमें वह रखा जाता है उसके आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। किस किस चीज पर निर्भर करता है? रो
क्लियर? यदि द्रव के स्वतंत्र तल पर लगने वाले बल में वायुमंडलीय दाब को सम्मिलित कर दिया जाए तो द्रव का जो कुल दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब प्लस रो जी एच हो जाएगा। अगर वायुमंडलीय दाब को हम कंसीडर करते हैं तो द्रव का जो कुल दाब हो जाएगा वो वायुमंडलीय दाब प्लस रो जी। ठीक है। अब एक होता है चला तरल। तरल क्या होता है? जगह में बहने का गुण हो, जगह में आकार ग्रहण करने का गुण हो। एक लाइन में समझो, तरल को द्रव्य समझ लो तुम तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बताओ, उसमें आकार ग्रहण करने का गुण होता है, बहने का गुण होता है, लेकिन ठोस में बहने का गुण होता है? तो ठोस तरल नहीं है। ठोस मेरे दोस्त तरल नहीं है। कहते हैं तरल क्या है? वे पदार्थ हैं जिनमें वहनीयता मतलब बहने का गुण होता है, ये बर्तन का आकार धारण करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह द्रव दोनों तरल है, द्रव और गैस दोनों क्या है? तरल। ये हम अलग से चला डेफिनेशन लिखे हैं अपने बुक में नोट करके, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मामला फंसेगा जब तुमको क्वेश्चन मिलेगा तरल का, द्रव का, गैस का। तो द्रव और गैस दोनों मिला के तरल है, लेकिन अधिकतर लोग तरल को द्रव मानते हैं। जैसे उसको कहिएगा तरल, लड़का कहेगा द्रव, लेकिन नहीं सर, तरल बोले तो फ्लूइड। हम लोग को सर फ्लूइड एक मैकेनिक्स एक पेपर हुआ करता था जिसमें द्रव और गैस दोनों के बारे में पढ़ना होता है। तो तरल बोले तो द्रव की गैस की द्रव या गैस। अब यहां भी झोल है, द्रव या गैस की द्रव और गैस, द्रव या गैस। हाँ रुक वो गैस या तो द्रव। देखो, अगर तुम तरल कह देते हो तो वहां द्रव और गैस दोनों एक साथ, जैसे सर हम लोग कहते हैं 12 केले को एक साथ 1 दर्जन कह देते हैं। अगर हमको ये कहना हो कि वहां द्रव और गैस दोनों में से कुछ भी हो सकता है तो कहेंगे वहां तरल है, तो सामने वाला समझ जाएगा या तो द्रव होगा या तो गैस। अगर हम कहते हैं द्रव है तो सामने वाला समझ जाएगा खाली द्रव होगा, गैस नहीं होगा। अगर कहते हैं गैस है तो सामने वाला समझ जाएगा खाली गैस होगा, द्रव नहीं होगा। लेकिन अगर कहते हैं तरल है तो सामने वाला यह समझेगा कि या तो द्रव होगा या तो गैस है। या और नहीं, या और नहीं। तरल बोलते द्रव या गैस, या तो मैं या तो तू, यही ना? या तो मैं न ताप, यही ना होगा रे। कहते हैं द्रव के दाब का नियम। देखिए सर, हमने कहा आपको कि ये तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, ये सब सबको पता है। द्रव का दाब 2 प्रकार का। ऑफ हो गया क्या कैमरा? 1 मिनट, कैमरा ऑफ हुआ होगा। द्रव का दाब सर 2 प्रकार का, एगो ठोस पर लगने वाला दाब, एगो किस पर? गैस पर लगने वाला दाब। तो द्रव या गैस पर वो जो चला हम तुमको बताए हैं रो जी एच, ये जो बताए हैं P बराबर रो जी एच, ये चला खाली द्रव पर नहीं लगता है, द्रव या गैस पर लगता है। आई जो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल हम बताए हैं आपको, ये केवल ठोस पर लगता है। दाब बराबर जो बल बटा क्षेत्रफल बताए हैं ये केवल ठोस पर लगता है। P बराबर रो जी एच द्रव या गैस पर लगता है, और दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल केवल ठोस पर लगता है। क्लियर? बोलो ना रे। हम ये कह सकते हैं कि द्रव या गैस का जो दाब होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। करता कि नहीं करता? बल पर निर्भर नहीं करता, केवल घनत्व पर, गुरुत्वीय त्वरण पर और गहराई पर। ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा सेट में, AHT करके देखिएगा, एक क्वेश्चन मिलेगा। और अगर कहेंगे क्षेत्रफल ज्यादा करेंगे दाब कम होगा, क्षेत्रफल कम करेंगे दाब। क्लियर? हैव यू एनी डाउट? हाँ जी, द्रव के सर गहराई आप कहां से नापते हो? मतलब ऊपर में? हाँ, ऊपर में सिर्फ वायुमंडलीय दाब हो। हाँ, वायुमंडलीय दाब भी नहीं दिया, 0 हो जाएगा। लेकिन वायुमंडलीय दाब है ना। अगर द्रव सर यहाँ ये द्रव की सतह है तो इसके ऊपर वायुमंडलीय दाब है ना। ऊंचाई नहीं, गहराई।
गहराई जीरो है तो रो जी एच जीरो हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब जीरो होगा। कैसे जीरो हो गया? P बराबर होता है रो जी एच प्लस वायुमंडलीय दाब। मेरे दोस्त ये गुना में थोड़े है, H का मान जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया, लेकिन वायुमंडलीय दाब तो होवे करेगा, नहीं होगा? अरे गुना में रहेगा तब ना, हाइट जीरो तो सब जीरो। सही है? बताओ नाखून से ज्यादा दाब की सुइया से ज्यादा? क्लियर ना? आप बांध के नीचे मोटा बनाया जाता है कि नीचे जाने पर दाब अधिक होता है। क्लियर? पक्का? आगे की कार्रवाई अगली कक्षा में। अगली कक्षा कब है? कल है। ठीक है? इस सरस्वती पूजा का इससे अच्छा गिफ्ट मां को नहीं मिल सकता है। वो क्या हमको गिफ्ट देगी, तुम लोग उसको रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं कि तुम पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए यही काम तुमको करना है कल भी। कोई छुट्टी नहीं है, होली का भी कोई छुट्टी नहीं है। देयर इज नो छुट्टी फॉर होली। होली के दिन भी तुमको हम यहीं मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।